बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़े थे। संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लिंग, वचन और कारक, ये तीन जो है संज्ञा के विकारक तत्व कहे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे लिंग। तो यहाँ पे लिंग और यहाँ पे लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा, लिंग जैसे कि वाक्य में बोला जाता है कि यह हमारा बेटा है, यह हमारी बेटी है। तो बेटा शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, बेटी शब्द स्त्रीलिंग होती है। तो बेटा, और इसी तरह से पुरुष जाति के बेटा शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध होता है और बेटी शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध होता है। तो इन शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति के होने का बोध होता है। तो इस तरह से लिंग जो है संज्ञा शब्द के जिस रूप से, यहाँ पे इसकी परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के, उसके पुरुष या स्त्री जाति के, पुरुष या स्त्री जाति के होने का, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। तो जैसे बेटा और यहाँ पे महिला, बेटा और महिला आदि। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिंग के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका भेद लिखेंगे। लिंग के भेद, यहाँ पर हम लोग लिंग के भेद को जानेंगे। तो यहाँ पर लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, पहला पुल्लिंग, यहाँ पर पहला हम लोग लिखेंगे पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो इस तरह से यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है ये दो भेद हैं इसके। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के जिन शब्दों से किसी के पुल्लिंग होने का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं।
और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग दोनों के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला पुल्लिंग, पुल्लिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है, होने का पता चलता है, पता चलता है, पता चलता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूरज, बादल, पहाड़ आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिससे कि उसके पुल्लिंग होने का बोध होता है, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा है स्त्रीलिंग। दूसरे भेद के बारे में लिखेंगे हम लोग, और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है, स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चांदनी, कविता, लहरें आदि। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये देखें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग होते हैं, और यही जो है इसके लिंग के भेद हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लिंग के बारे में जाना। और अब हम लोग वचन के बारे में देखेंगे कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं और उसके उदाहरण क्या हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर वचन। यहाँ पर वचन और उसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम लोग वचन के बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम लोग कारक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वचन में लिखेंगे
वचन जो है वो जिस संज्ञा शब्द से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कि 10 बच्चे, तो यहाँ पे 10 जो है वो संख्या है, तो 10 की संख्या जो है वो वचन को बता रही है कि वो उस बहुवचन का है। जैसे कि एक लड़का, ये एक वचन हो गया लड़का, और जब हम लड़के बोलते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वचन की परिभाषा लिखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से, और वचन के अंतर्गत जो है वो दो इसके भेद होते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में जो है वचन का अर्थ होता है अपनी कही हुई बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, यानी कि स्थिर रहना। और लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ एक या अनेक होने का भाव प्रकट करता है। तो हिंदी भाषा में एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़की, लड़कियाँ, और संतरा, संतरे। तो लड़की और संतरा शब्दों से एक एक का पता चलता है। और यहाँ पर इसी तरह से कार, साइकिल, पुस्तक, इनसे एक वस्तु का पता चलता है। मेज़ें, कुर्सियाँ, बच्चे, इनसे एक से अधिक होने का पता चलता है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की एक या अधिक संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द जिस संज्ञा शब्द से उसकी संख्या के एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वचन की परिभाषा लिखेंगे। जिस, यहाँ पे वचन डालेंगे, वचन, यहाँ वचन की परिभाषा। तो जिस संज्ञा शब्द से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के आदि। तो इस तरह से यहाँ पर ये वचन की परिभाषा है। और अब हम लोग देखेंगे वचन के जो दो मुख्य भेद होते हैं। वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन, ये जो है इसके दो मुख्य दो भेद होते हैं इसके, एक वचन और द्विवचन। तो यहाँ पर जो है वचन की, अब हम लोग इसके भेदों की परिभाषा भी देखेंगे कि भेदों के अंतर्गत जो है इसमें एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। अब यहाँ पहला नंबर डालेंगे हम लोग एक वचन। तो एक वचन में
जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का बोध हो, उसके एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, उसे एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, मेज आदि। और अब है यहाँ पे बहुवचन। बहुवचन में अब परिभाषा वही रहेगी, बस एक की जगह पे अनेक होने का बोध हो। तो जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से उसके अनेक, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का, उसके एक से अधिक होने का बोध हो, बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़के, आदि। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वचन और बहुवचन की परिभाषा और उसके भेदों को जाना, और इस तरह से यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के एक या अनेक होने का जो बोध कराते हैं, उनसे उन्हीं को जो है एक वचन कहते हैं जब एक होने का बोध होता है, और जब अनेक होने का बोध होता है तो बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों वचन के बारे में हम लोगों ने जाना। और अब हम लोग यहाँ पर कारक देखेंगे। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं और कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये हम लोग जानेंगे आज। तो यहाँ पर कारक जो है वो विकारी तत्वों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है कारक, हम लोग उसकी परिभाषा पहले लिखेंगे और फिर उसका उदाहरण देखेंगे, और फिर उसके बाद कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है ये जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जो है जाना जाए, संज्ञा जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक जो है वो क्रिया के साथ उसका सीधा सीधा संबंध होता है, और वो जो है उसे कारक कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान
ये सभी आते हैं। तो क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। कारक शब्द का ही अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का जो संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। और किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कारक और उसके भेद देखेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो कारक हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, यहाँ पे कारक, ये सभी बच्चे लिखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर कारक की परिभाषा या किसे कहते हैं उसमें भी यही लिखना है, कारक की परिभाषा। तो यहाँ पर ये लिखना है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ, उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कारक कितने प्रकार का है, कौन कौन से कारक हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कारक के भेद। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सभी कारक का नाम और उसके कारक चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कारक और यहाँ पे कारक चिन्ह, यहाँ पर हम लोग चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने। और फिर है कर्म, कर्म का कारक चिन्ह होता है यहाँ पे कर्ता ने, और कर्म को करण का से के द्वारा, करण से के द्वारा। और फिर है संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। और है अपादान, इसके आगे अपादान से। और अब है यहाँ पे से जो है ये अलगाव के लिए होता है, अलगाव यानी अलग होने का अर्थ। और फिर है यहाँ पर संबंध, संबंध
का, के, की, ये वाक्य के अनुसार प्रयोग होता है कि हमें का लिखना है, के लिखना है या की लिखना है। फिर है अधिकरण, यहाँ पर अधिकरण, और अधिकरण में यहाँ पे में पर और फिर है संबोधन। और संबोधन में यहाँ पर हे, अहो, अरे, हे, अहो, अरे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कारक है और कारक चिन्ह है, और इसी अर्थ में जो है कारक का प्रयोग होता है। और अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से उदाहरण जो है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग कारक को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उदाहरण शुरू करते हैं लिखना, जितने कारक के भेद हैं। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उदाहरण। तो इसमें पहला लिखेंगे, पहला, कोयल गीत गाती है। तो यहाँ पे कोयल जो है वो, कोयल गीत गाती है, कोयल जो है वो कर्ता कारक है। तो यहाँ पे कोयल कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक यहाँ लिखेंगे, कर्ता कारक। दूसरा वाक्य है कि मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन लिखने का कार्य कर रहा है, तो मोहन कर्ता कारक है। और अब यहाँ पे अगला माली ने पौधों को पानी दिया। माली ने पौधों को पानी दिया। तो यहाँ पर को जो है मोहन जो है वो कर्ता कारक है, को कर्म कारक है। तो यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग है। और इसी तरह से मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। साइकिल से जाने का कार्य हो रहा है, साधन है वो, तो ये करण कारक हो गया, ये करण कारक। और अब है यहाँ पे पिताजी सुमन के लिए, पिताजी सुमन के लिए फ्रॉक लाए। के लिए यहाँ पे के लिए जो है, के लिए जो है वो अपादान संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक के लिए। और अब है सोहन साइकिल से गिर पड़ा। सोहन साइकिल से गिर पड़ा। वो साइकिल से गिरकर अलग हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर साइकिल से गिर पड़ा। तो ये अपादान कारक है। अपादान अलग होने के अर्थ में होता है, तो अपादान कारक। और राम का भाई श्याम पढ़ रहा है। राम का भाई श्याम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ये संबंध कारक हो गया। यहाँ पे राम का संबंध उसके भाई श्याम से हो रहा है।
तो ये संबंध कारक है। और अब इसके आगे, छत पर बिल्ली है। छत पर बिल्ली है, ये जो है अधिकरण कारक है। बिल्ली के रहने का अधिकार जो है वो छत है। और अब है यहाँ पर, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, ये जो है संबोधन है। तो इस तरह से तो ये हम लोगों ने देखा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, सभी का जो है यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया। संबोधन का प्रयोग ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कारक जो है वो कितने प्रकार के हैं और उसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। तो इसमें सभी कारक चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और उसके माध्यम से ये जाना गया कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।